बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। सिविल मिलिट्री बढ़ती हुई जो टेंशन है वो किस रुख जाएगी और इस टेंशन का चीफ अफेक्टी कौन होगा और अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान इसमें इस्टेब्लिशमेंट के क्यों सदके वारी होते जा रहे हैं और इमरान ख़ान का ये जो इक़दाम है ये जमहूरियत और उनकी हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला पैदा कर सकता है, इस सारी सूरत हाल में आज के वीलॉग में बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है, तकर्री का कानूनी तरीका अपनाएंगे। सिविल सेटअप या फ़ौज ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वज़ीर आज़म या सिपह सालार का वक़ार मजरूह हो। और इसके साथ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, तैनातियों पर कोई इख्तिलाफ नहीं, ये मसला जल्द हल हो जाएगा, गलत रंग ना दिया जाए। मामला ये है कि अगर मसला जल्द हल हो जाएगा, तैनातियों पर कोई इख्तिलाफ नहीं, तो फिर पूरे मुल्क को आपने क्यों एक ऐसी सिचुएशन में मुब्तला कर दिया। पूरे का पूरा मीडिया जो है वो इसकी तरफ कंसंट्रेट कर रहा है और इससे ISI की और पाकिस्तान की अफवाज की, आपको पता है पूरे मुल्क दुनिया के अंदर जगहंसाई हो सकती है। ISI ने जो इतनी कामयाबियां समेटी हुई हैं अफ़गान इस वॉर के अंदर, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में चाहिए ये कि पाकिस्तान फ़र्स्ट इसको एडहेयर किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि DGISI का तकर्रुर जो है वो प्रेरोगेटिव है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसको समरी भेजी जाए, कुछ नाम भेजे जाएँ, उसमें वो फ़ाइनल करे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ऐसी भी नहीं है कि इससे पहले कोई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर कोई डेडलॉक था, कोई टेंशन चल रही थी। बहुत ही स्मूथ रिलेशनशिप चल रही थी और जितना स्मूथ रिलेशनशिप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के टाइम ये 3 साल में रहा है, शायद ही मुल्क की तारीख़ में इतना कॉर्डियल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप रहा हो। तो क्या ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म की वर्बल अप्रूवल के बग़ैर आर्मी चीफ़ ने जनरल फैज़ को उधर से अपॉइंट कर दिया हो, कोर कमांडर पेशावर, और जनरल नदीम को DGISI लगा दिया हो? इट डजंट मेक एनी सेंस। हल्की फुल्की कोई ना कोई बात होगी किसी लेवल पे, क्योंकि कुछ चीज़ों में ट्रेडिशन चलती हैं कि बात आप वर्बल कमिटमेंट ले लेते हैं, बाद में जो कागजी कार्रवाई है पूरी होती है। लेकिन इस चीज़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो वजह नज़ा बना रहे हैं। इससे होगा ये कि अदारा जाती एक तफरीक और खलीज बढ़ेगी, उससे ना ही जमहूरियत को फ़ायदा होगा, ना ही इनकी हुकूमत को फ़ायदा होगा और ना ही अफवाज पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, बल्कि अफवाज की दुनिया के अंदर थोड़ी सी जगहंसाई होगी और मुल्क की बदनामी होगी। तो ये जनरल फैज़ को क्यों रखना चाहते हैं? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये समझते हैं कि जनरल फैज़ को मार्च तक रख कर या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये रख कर जितने भी अरसा ये चाहते हैं उनसे कोई ऐसा मकसद हल कर सकते हैं, अपोजिशन को टाइट कर सकते हैं, कमिंग इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो DGISI है वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होता है फ़ौज का, और वो अपनी पावर गेन करता है अपने इदारे फ़ौज से। जब उसका इदारा उसके साथ खड़ा है तो वो ही इज़ फुली एम्पावर्ड। जब उसका इदारा उसके साथ नहीं है तो फिर उसकी उस अपॉइंटमेंट के ऊपर भी सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसालें तारीख से दे सकता हूँ। देखें, सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने ISI को प्राइम मिनिस्टर के नीचे वो लेके आए हैं। उससे पहले ISI एक प्योरली मिलिट्री इदारा था, फ़ौज का खुफिया इदारा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ISI को वज़ीर आज़म के मातहत किया, ISI के अंदर पॉलिटिकल विंग बनाया, और इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ISI के रोल को बढ़ाया खुद। ये एक और बहस है। और ISI तब से अब तक एक कौमी इदारा है, ये प्योरली मिलिट्री इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कौमी इदारा। ISI के अंदर आज भी कम अज़ कम 50% या इससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सिविलियंस हैं। सिविल सेटअप से कितने लोग आते हैं, इनके नीचे के फील्ड इंस्पेक्टर्स, इनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ADs, DDs, डायरेक्टर्स, वो सारे सिविलियन लोग होते हैं। और ISI की जो कमांड है वो फ़ौज के पास होती है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आ जाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो,
वो ये एडवेंचर करती हैं कि आईएसआई के ऊपर एक जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, जनरल कालू, उसको आईएसआई का सरबराह बना दिया जाता है ताकि हुकूमत अपनी मर्जी से इदारे को चला सके। तो फिर क्या वो इदारा चल सका? क्या वो सरबराह कामयाब हो सके? वो उधर से फारिग कर दिए गए थे, क्योंकि सारी की सारी जो पावर है वो तो फ़ौज से उसने लेनी है, सिविलियंस का एक हद तक रोल है। तो जनरल कालू वाला फार्मूला भी नाकाम हुआ। उसके बाद आ जाए मियां नवाज शरीफ साहब के पास। मियां नवाज शरीफ साहब 93 के अंदर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ इनके पहले भी मसाइल चल रहे थे। पहले इन्होंने ब्राइब करने के लिए BMW भेजी जनरल जंजुआ के पास, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर जनरल जंजुआ ने 3 नाम भेजे कि सिलेक्ट एनी ऑफ दीज नेम्स फॉर DGSI, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा जी 2 नाम और भेजें। फिर जनरल जावेद नासिर, उनको लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को DGSI मुकर्रर किया, जो अभी माशाल्लाह तबलीगी जमात में इतनी लंबी उन्होंने दाढ़ी रखी, तबलीग करते हैं। ये वो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर हैं। लेकिन क्या ये जनरल जावेद नासिर भी कामयाब हो सके? ना हो सके। और उससे सिविल मिलिट्री जो तफरीक थी, खलीज थी, वो बढ़ी और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। उससे आगे चल के देखें, फिर इनका फड्डा हो जाता है नवाज शरीफ का जनरल करामत के साथ, जहांगीर करामत के साथ। उसके बाद ये जनरल मुशर्रफ के टाइम DGSI की अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं खसूसी तौर पे बात कर रहा हूँ। फिर नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी का लेफ्टिनेंट जनरल DGSI मुकर्रर करवाना चाहते थे। जो लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे जब मुशर्रफ के, वो उसको ये लगा रहे थे जब मुशर्रफ। इन्होंने कहा नहीं, मुझे आप जनरल भट्ट को DGSI लगाएं। फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी का DGISI लगाया। तो क्या DGISI चल सका इनकी मर्ज़ी का? ना चल सका। उससे क्या हुआ? उससे फिर हुकूमत गिरी। 93 में भी हुकूमत गिरी, 99 के अंदर भी ये काम हुआ। और उससे पहले जो बेनज़ीर भुट्टो ने काम किया था, अपनी मर्ज़ी का DGISI लगाने का काम किया था, वो भी तजर्बा नाकाम हुआ। उसके बाद इन्होंने ISI को जुलाई 2008 के अंदर, जब रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ISI को वजारत दाखिला के मातहत करने की इन्होंने कोशिश की, तो वो मंसूबा भी नाकाम हुआ। तो मसले को समझें कि ISI जो है ये फ़ौज से अपनी ताकत लेती है। आप जब फ़ौज से इसको डिस्टेंस कर देंगे तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, और इसका जो सरबराह होगा उसका और फ़ौजी सरबराह का एक पेज पे इसके सरबराह को, फ़ौज के सरबराह को अपना कमांडर मानना होगा ISI वाले को, फिर मामला चलेगा, नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा। ये दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरह नहीं है कि जिधर उसका सरबराह जो है वो सिविल से भी आ जाता है। जैसे रॉ का सरबराह है, वो बाज़ औक़ात इंडिया की पुलिस का वो इंडिविजुअल होता है, इंडिया की सिविल सर्विस का शख्स होता है, लाजमी नहीं कि फ़ौज का वो कोई जनरल आए उसकी सरबराही करे। CIA का जो चीफ़ होता है, अमेरिका की जो CIA है, उसका चीफ़ जो सिविलियन होता है, यानी उनका अपना से सेटअप। MI6 क्या अलहदा मामला है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ताल्लुक़ है, तो इसका सरबराह प्योरली एक लेफ्टिनेंट जनरल हाज़र सर्विस होता है ISI का। और दूसरा मामला ये है, दूसरी बात यह है कि इससे आप जनरल फैज़ को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अगर आप चाहें कि उससे वो काम ले, काम तो आप बिल्कुल नहीं ले सकेंगे। वो जो उनका कैंडिडेचर है फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो उन्होंने जनरल बाजवा नेक्स्ट ईयर रिटायर होंगे नवंबर में, तो उनकी वो पोजीशन अफेक्ट होगी। और ये उनके लिए लाजमी तौर पे ये कमांड करना एक ज़रूरी चीज़ है। अगर वो आते हैं आर्मी चीफ़ के कंपटीशन में आते हैं, कमांड कितनी होगी ये कोई इतनी कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है। और ये भी लिखी पढ़ी बात नहीं है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो लाजमी तौर पे ही उसके आर्मी चीफ़ उसके साथ कंसल्ट करेगा DGSI की अपॉइंटमेंट। दिस इज़ नॉट कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसके अंदर ये मेंशन नहीं है। और ना ही 1952 जो 1952 का आर्मी एक्ट है, ना उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है, ना बाद में कोई लेजिस्लेशन जो ये जो पिछले साल इन्होंने जो लेजिस्लेशन की थी 2 साल पहले आर्मी चीफ मौजूदा की एक्सटेंशन के लिए जो लेजिस्लेशन की थी, ना उसमें चीज़ मेंशन है कि DGSI के लिए आपने लाजमी तौर पर मैंडेटरी है कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुशावरत करनी है और उसके हुक्म के तहत आपने लगाना है। ये चीज़ कैटेगोरिकली मेंशन्ड नहीं है, नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नॉर इन आर्मी एक्ट, नॉर इन एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक सेट प्रेसिडेंट है, एक बात है कि जी ऐसे होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ ये मेंशन है कि जो तीनों सर्विसेज चीफ हैं
और चेयरमैन जॉइंट चीफ है, इसको कंसल्टेशन के साथ इसके लिए वज़ीर आज़म फुल्ली एम्पावर्ड है कि वो लगाए। लेकिन दूसरों के लिए जो DGI का तकर्रर है, इसके लिए आइन कैटेगोरिकली बात नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि समरी को भेजें, नामों को भेजें और उस नाम में से कोई एक वो फाइनल कर लेगा। तो ये इसको ऐसे ही वजह नज़ा बना देनी कि आइन का पामाल हो रहा है, आइन शिकनी हो रही है, जमहूरियत को ख़तरा हो रहा है। आइन की और कितनी बातें मान रहे हैं हम लोग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, नैब का जो चेयरमैन की तकर्री है, वो आइन में लिखा है, इन्होंने कैटेगोरिकली ये वाज़े किया है, ख़ुद से मिलके अमेंडमेंट की हुई है कि आपने अपोजिशन के साथ उसकी मुशावरत करनी है। आप क्यों नहीं मुशावरत करते शहबाज शरीफ के साथ? व्हाट्सएवर उनके ऊपर जो भी करप्शन के मुकदमात हैं, जो भी कुछ है, ही इज़ अपोजिशन लीडर। आप उसके साथ करें, आप नहीं करते। और कितनी आइनी वो तरमीमात हैं, आइन की कितनी शिकें हैं जिनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। जो आइन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर किसी एक शिक के ऊपर अमल नहीं हो रहा। आइन में तो ये भी लिखा है पाकिस्तान के अंदर गैर सूदी निज़ाम होना चाहिए, पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उसको होना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जवाब है, ख्वाजा साहब का भी पूरी की पूरी रूलिंग है। इस तरह की दर्जनों नहीं बीसियों चीज़ें हैं, आइनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल नहीं हो रहा, उनकी वायलेशन हो रही है, लोग भूख नंग से मर रहे हैं। स्टेट ने इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है, तालीम, सेहत, इलाज, मुआवजा, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आइनी हुकूक है अवाम के। क्या वो पूरे हो रहे हैं? कोई नहीं पूरे हो रहे। आपको इधर बहुत आइन याद आ रहा है, इससे होगा क्या? इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। आप जमहूरियत की मजबूती ये ऑर्डिनेंस पास करके कर रहे हैं, आप असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन तो कर रही हैं। इज़ इट डेमोक्रेसी? इज़ इट डेमोक्रेटिक वे? तो मामला ये कि इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, अदारों के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और इस बहरान का चीफ अफेक्टी होगा जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि ऑपोजिशन भी जब वो उनका नेक्स्ट आएगा कंसिडरेशन के लिए नाम आएगा तो वो अफेक्ट हो जाएंगे। और अगर वो कमांड नहीं करते कोर की, क्योंकि हर चीज़ के नंबर होते हैं फ़ौज के अंदर, और जैसे आपने ऑपरेशन एरिया की कमांड की हुई है, आपने हार्ड एरिया काटा हुआ है, सियाचिन गए हुए हैं, और आपकी जो OEIs हैं आउटस्टैंडिंग के अलहदा है, वेल अबव अलहदा, हर चीज़ के नंबर हैं। इसी तरह कोर को कमांड करना ये एक तरह का एक अंडरस्टूड मैंडेटरी, वो भी किसी फ़ौजी कानून में नहीं लिखा कि जो बंदा कोर कमांड नहीं करेगा वो आर्मी चीफ नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ रिवायतें हैं कि कोर कमांड करना ज़रूरी है। भले ये करे वो 6 महीने कोर को कमांड करे, 2 साल के लिए करे, साल के लिए करे, तो जनरल फैज़ के लिए वो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो सीनियरिटी में जब 2022 आएगा, सीनियरिटी में चौथे नंबर पे होंगे जब कंसिडरेशन होगी उनकी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये उनको भी अफेक्ट करेगी बात। प्राइम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए। और इन्होंने हर बंदे से इधर लड़ाई ली हुई है। अपोजिशन आपसे नाराज़ है, इलेक्शन कमीशन आपसे नाराज़ है, पूरे मुल्क की जो आवाम है उसको आप महंगाई और इन चीज़ों की मईशत के ऊपर आपने खिलाफ़ करे जा रहे हैं। कोई इदारा अगर बचा है तो उनको आप ना अपने ख़िलाफ़ करें, जानबूझ के मामले को आपने उलझा लिया है और उनको अपनी दुश्मनी पे आप उतार रहे हैं। 3 साल से इतना कॉर्डियल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप चल रहा था, और ये इस मुल्क के लिए कॉर्डियल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ही बेहतर है। अगर आप चाहेंगे कि सिविल सुप्रामेसी ऐसे कायम करें, ऐसे सिविल सुप्रामेसी कायम नहीं होती। सिविल सुप्रामेसी कुछ करने से होती है, किया कराया कुछ है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस मामले में, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के मामले में, पिछले तमाम सियासतदानों से सबसे ज़्यादा ज़ीरक साबित हुए हैं और अभी भी वो ज़ीरक साबित होंगे। और ये जो अपोजिशन वाले बगले बजा रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं हम कभी कभार तनकीद कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मोदी ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना खान बचा रहा है इस इदारे को। आपको इस इदारे की बड़ी याद आ रही है, आप इसी इदारे के ख़िलाफ़ इतना तबर्रा करते हैं। तो ये जो अपोजिशन के सारे लोग हैं ये तो चाह रहे हैं आप में खलीज पैदा हो और आपकी हुकूमत को नुकसान पहुँचे, लेकिन आपको इतनी गैर दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और आप ये जो आइन की बात करते, कानून की बात कर रहे हैं कि कानूनी तरीके से दोबारा आपको नाम भेजें, उन नामों में से भले जनरल नदीम का दोबारा से नाम आ जाए, आप उसको टिक कर देंगे, तो अभी आप इसको ओके कर दें। आपके साइन से, आपके नोटिफिकेशन से ही जनरल नदीम जो है वो DGI मुकर्रर होंगे। आप साइन नहीं करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, यू आर एम्पावर्ड, किसी की कोई उसके अंदर कोई शिरकत नहीं है। ये भी आपका प्रीरेक्टिव है।
प्रोगेटिव को यूज़ करें आप और उनको साइन करें। अगर आप ये कहेंगे कि दूसरे इदारे को नीचा दिखा के सिविल सुप्रामेसी कायम कर लें, सिविल सुप्रामेसी तो कायम नहीं होगी। ये 11,000 वोल्ट की तार है, हाई टेंशन वायर है, हाई टेंशन वायर के ऊपर आप चल रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगली बात ये कि ये बात करनी कि इससे फ़ौज को आप सिविलियनाइज़ करें, उनके अंदर ये चीज़ें करें, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। आप कि और कितने जो सिविल ऑफिसर्स हैं उनके बोर्ड करते हैं, आप कितने और चेयरमैन हैं, कितनी चीज़ें। या तो आप कहेंगे फ़ौज आपको कहती फ़लाना मजीद मशीद, जो आपका बिल्कुल प्योरली आपका प्रोगेटिव है, आपकी डिस्क्रिशन है, आपकी पावर है, उधर आप करते जाएं। ये एक बीच में फ़ौज का एक किरदार है और इसको वो रहने दें और उसको उधर से काम लेने दें। और दूसरी और बात, पूरी की पूरी फ़ौज के अंदर अभी ये बात मौजूद है कि फ़ौज ने सही काम किया, आर्मी चीफ़ ने, और फ़ौज उसके साथ खड़ी है। अगर आप दूसरी साइड पे जाएंगे आप अनाय करेंगे, क्योंकि पूरी फ़ौज एक लाइन और लेंथ पे खड़ी है। और आर्मी चीफ़ का इसलिए ज़्यादा एम्पावर होना फ़ौज में ज़रूरी है कि सिंगुलर कमांड है, वो वन मैन शो है आर्मी के अंदर होता, क्योंकि उसके एक हुक्म से, इधर पिंडी से एक हुक्म जारी होता है, उसके ऊपर बंदा पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, LOC पे, उधर सियाचिन में अपनी जान देता भी है और दूसरे की जान लेता भी है। लिहाजा उसकी जो कमांड है उसको इंटैक्ट रहना और उसको एम्पावर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप काम कर रहे हैं इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तारीख़ मौजूद है, जब जब भी सिविल हुकूमतों ने ये काम किए उससे वक्ती तौर पे तो आर्मी की वो थोड़ी बहुत बेतौकीरी हुई, लेकिन इन द लॉन्ग रन जमहूरियत को और हुकूमत को नुकसान हुआ। लिहाजा आप ये जो इक़दाम कर रहे हैं इनसे थोड़ा सा इसको रिव्यू करें और मसले को हल करें। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, पूरी आर्मी आपके लिए तनकीद बर्दाश्त की है अफ़वाज पाकिस्तान ने। सिलेक्टर के यही लोग बातें कर रहे थे, ये शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, पूरी अपोजिशन। आज दूसरी बात, आज यही जो अपोजिशन है तलवे चाटने के लिए बिल्कुल तैयार है उन्हीं इदारों के। यानी इनका मकसद कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, नॉट एट ऑल। ये चाह रहे हैं कि जी हमें बारी दें, हम आपकी कासालेसी के लिए बिल्कुल 100% तैयार है, खान साहब को छोड़े, अभी हमें मौका दें। इनका ये गुफ्तगू करने का मकसद है। तो ये कौन सी जमहूरियत की बात करें? कोई ऐसी जमहूरियत की बात नहीं है ये। इससे मुल्क को नुकसान होगा, परेशानी होगी। लिहाजा मुल्क के लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट को एडहेर करें और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इस मसले को हल करें। आपके दस्तखतों से ही उसने अपॉइंट होना है, जनरल नदीम ने, DGI। और अगर आप नई लिस्टें मंगवाएंगे, प्रपोज़ल भिजवाएंगे कि जी और यही दोबारा भेजें, तो फिर इस तरह दूसरों को नीचा दिखाने से मामला हल नहीं होंगे, ख़राब होंगे। मैं नहीं कहता इस पे यू टर्न लें, क्योंकि आपने 50 चीज़ों पे यू टर्न लें और इस पे भी आप लें। इससे आप दानिशमंदी का मुजाहरा करें। बाज़ का दानिशमंदी जो होती है उसी में ही पूरे इंडिविजुअल का, पूरी कौम का फ़ायदा होता है। तो एक तो ऐसा टेन्योर जाने दें जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल हो और हुकूमत पूरी टर्म पूरी करे और पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक तारीख़ रकम हो जाए। तो आई होप कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज़ क्वाइट वाइज कि ये जितने इनके मुखालिफिन हैं उनके मंसूबों और सोचों और एक्शंस के ख़िलाफ़ जाकर वो इस मामले को एक आध दिन के अंदर रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।